नमस्कार। हिंदी स्टार सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आइए हम देखते हैं क्यों बोलते हैं भारत माता की जय। हम कौन है आखिर भारत माता, क्या ये या फिर ये? आइए इस बात की भी पड़ताल करते हैं इस वीडियो में कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी भारत एक क्यों है। इतना विशाल देश, इतनी विविधताओं से भरा हुआ कि अगर हम इसे तोड़ना चाहें तो टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। लेकिन फिर भी भारत देश एक क्यों है? आइए इस बात की पड़ताल करते हैं। एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित नेहरू की, जो हिंदुस्तान की कहानी के नाम से भी मशहूर है। तो उस किताब का 5वां अध्याय है भारत माता, और उसी में पंडित नेहरू ने इस बात की पड़ताल की। अब पंडित नेहरू कौन है बताने की जरूरत नहीं है, समय होगा तो वीडियो के आखिर में बता दूंगा। लेकिन वो कहते हैं जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, वो गांव गांव घूमते थे, किसानों से मिलते थे, आम आदमी से मिलते थे। तो जब वो मिलते थे तो लोग उनको देख के भारत माता की जय बोलते थे, और यहीं से सिलसिला शुरू होता था प्रश्न उत्तर का। नेहरू जी उनसे पूछते थे कि आखिर भारत माता है कौन जिसकी आप जय बोल रहे हैं। तब तक कोई हट्टा कट्टा नौजवान, जो जिसे देखने से लगता था कि उसकी कई पीढ़ियां खेती किसानी का काम करती रही होंगी, बोलता है कि ये भारत माता हमारी धरती है। फिर नेहरू जी पूछते कि तुम कौन सी धरती की बात करते हो? अपने गांव की धरती, अपने खेत की धरती, अपने ब्लॉक की धरती, अपने जिले की धरती, अपने सूबे की धरती, या पूरे हिंदुस्तान की धरती? और इस सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहता। लोग आखिर में ऊब कर कहते कि आप ही बताइए कि भारत माता कौन है। तब पंडित नेहरू बताते निचोड़ में कि जो कुछ आप समझ रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं, वो तो भारत माता है ही, लेकिन आपकी समझ से परे, आपकी समझ से कहीं व्यापक है भारत माता। उतना तो है ही, उसके अलावा भी है। तो क्या है भारत माता? कौन है भारत माता? कहते हैं कि यहां के नदी, पहाड़, जंगल, यहां का कण कण, यहां का जर्रा जर्रा, और आप सब लोग, यहां के करोड़ों करोड़ों लोग भारत माता हैं। और जब ये बात वो कहते पंडित नेहरू कि यहां की धरती तो है भारत माता, यहां का नदी, पहाड़, जंगल, यहां का जर्रा जर्रा भारत माता है, लेकिन यहां रहने वाले इस धरती पर करोड़ों करोड़ लोग, अर्थात आप लोग भी भारत माता हैं। और भारत माता की जय बोलने का आशय है अपनी जय बोलना। भारत माता की जय का मतलब है यहां के जनता जनार्दन की जय। और जब ये बात नेहरू जी कहते तो ये देख करके, ये सुन करके वहां मौजूद किसानों के चेहरे खिल उठते, चमक उठते। हाँ, मैं भारत माता हूं। और पंडित नेहरू कहते कि आप हैं भारत माता के अंश। और ये कॉन्सेप्ट इतना लाजवाब है, अगर हम ये समझ जाएं कि हम ही भारत माता हैं, हम भी भारत माता हैं, यहां का जर्रा जर्रा भारत माता है, तो शायद जो हम लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के साथ धोखाधड़ी करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, वो बंद कर देंगे। और जब हम खाली ये समझेंगे कि भारत माता एक तस्वीर है, एक मूर्ति है, तो हम तस्वीर की पूजा कर लेंगे साल में 1 दिन, 2 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसके बाद उसको किनारे रख देंगे। लेकिन जिस दिन ये चीज़ हमारे जहन में समा जाएगी कि नहीं, ये सिर्फ भारत माता इतना ही नहीं है, भारत माता यहाँ का जर्रा जर्रा है, यहाँ का कण कण है, यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल हैं, यहाँ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो हैं, और हम खुद भी यहाँ के करोड़ों करोड़ लोग भारत माता हैं। और अगर कुछ अच्छा करते हैं तो यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए करते हैं, और बुरा करते हैं तो यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की बदतरी के लिए करते हैं। जिस दिन ये भाव हमारे जहन में, हमारे आत्मा में उतर जाएगा, तब देशभक्ति जो हमारी होगी बड़ी ही
चरम होगी, बड़ी ही परम होगी, बड़ी उच्च कोट की होगी, सतही नहीं होगी, दिखावे की नहीं होगी, फोटो खिंचाने वाली नहीं होगी। ये था पंडित नेहरू का कॉन्सेप्ट, जो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा है, भारत माता नाम चैप्टर से 5वां अध्याय। दूसरी बात जो हमने आपसे की थी कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद, अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी भारत क्यों एक है। हम नारा देते हैं ना, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत हमारा अनेक हिस्सों में बटा है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर, क्या क्या आधार है। मतलब अगर तोड़ना चाहें तो टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन यही उसकी ताकत है, क्योंकि जिसको तोड़ा जा सकता है जिन शक्तियों से, उन्हीं शक्तियों से जोड़ा भी जा सकता है। ये नैसर्गिक चीज है। तो भारत इतना बड़ा देश, इतना विशाल देश, आप अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, एक इंड से शुरू करेंगे, दूसरे इंड पे जाएंगे, सेम टू सेम सब मिलेगा, वैसे लोग, वैसे ही जलवायु, सब कुछ। लेकिन भारत में एक छोर से शुरू कीजिए और दूसरे छोर पर पहुंचेंगे, एक प्रदेश खाली क्रॉस करेंगे, तो वहाँ की रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोल चाल, बहुत अंतर रहेगा। लेकिन फिर भी भारत एक है। क्यों भारत एक है? इतना बड़ा देश, इसके एक होने का कारण क्या है? और कारण ये है कि भारत में आप कहीं से भी शुरू करें, जो वहाँ के किसान हैं, जो वहाँ के गरीब हैं, जो वहाँ के मजदूर हैं, उन सब की समस्याएं एक ही हैं। चाहे वो कन्याकुमारी का किसान हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे उड़ीसा का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का, सब की समस्याएं, आज़ादी के पहले की बात मैं बता रहा हूं, और लगभग कमोबेश आज भी वही है। सबकी समस्याएं वही हैं। गरीबी, कर्ज में डूबे रहना, बड़े बड़े महाजनों के कर्ज के बोझ तले दबे रहना, उनका ब्याज न चुका पाना, पूंजीपतियों के हथकंडे, उनके शिकंजे, उनके शोषण का शिकार, पुलिस का अत्याचार, लगान कठोरता से वसूला जाना। मतलब ये सारी समस्याएं पूरे भारत के किसानों की, आम आदमी की थी। क्या क्या? पुलिस का अत्याचार, कड़ाई से लगान वसूला जाना, गरीबी, बेरोजगारी और महाजनों के कर्ज में डूबे रहना, उद्योगपतियों के शोषण का शिकार होना, ये पूरे भारत में एक था। तो जो तुम्हारा गम है वही हमारा गम है, और जब हमारे और तुम्हारे गम एक हैं तो फिर तो हम एक हैं। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। जो दर्द दिल तुम्हारा है वही दर्द दिल हमारा है। जो दिल तुम्हारे सीने में धड़कता है वही हमारे सीने में धड़कता है। जो धड़कन तुम्हारे दिल की है वही मेरे भी दिल की। जो परेशानी तुम्हारी वही हमारी भी। तो जो एक परेशानी है तो फिर तो एक हो जाएंगे। ये कारण था इतने बड़े देश का एक होना, और इस नब्ज को हमारे भारतीय राजनेताओं ने उस समय के पकड़ा। इस वजह से अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब नहीं हुए। वो जाते जाते भारत पाकिस्तान कर दिए, और हमारे नेता बड़ी सूझबूझ के, सभी उस समय के नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय थे उसमें भाग लिए थे, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, तो सभी बड़ी सूझबूझ का परिचय दिए। वो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के स्वार्थ से ऊपर उठ के काम किए। नहीं तो जो आज इजराइल फिलिस्तीन का हाल है, ये भी उन्हीं ब्रिटिशर्स का, उन्हीं अमेरिकन्स की देन है कि दो देशों की जनता आज भी पिस रही और तमाशे देख रहे हो, अपना हथियार बेच रहे हैं। यही फंडा उनका यहाँ भी था। लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इस चीज़ को समझा कि नहीं, उन्होंने जिस कारण से हम एक हैं उस कारण को पकड़ा, उसी कारण को बढ़ावा दिया और देश को एकता के सूत्र में बांध सके। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ में उन कारणों को खोज रहे हैं, कुरेद के सबके सामने बता रहे हैं, टीवी के बड़े बड़े पहले पर्दे पे बता रहे हैं कि नहीं, तुम इसलिए अलग हो, तुम इस कारण अलग हो, तुम इस जाति के हो इसलिए उनसे अलग हो, तुम इस धर्म के, इस मजहब के इसलिए अलग हो। मतलब अलग होने के कारण आज हमारे राजनेता बता रहे हैं।
तो आप सोच लीजिए, निर्णय आप लीजिए कि हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं कि जोड़ने की। मैं तो कन्फ्यूज हूँ। निर्णय आपका है, और निर्णय जो हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जिन कारणों से हम अलग हो सकते हैं उनको उभार रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं सबके सामने कि देखो इन कारणों से हम अलग हैं। और हमारे नेता जो देश की आज़ादी के समय थे वो उन कारणों को बताते जिस कारण से हम एक थे। ये फर्क है। और पंडित नेहरू के बाद समझाने में आसानी क्यों हुई? क्योंकि हमारे धर्मों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, वेद पुराणों में इनके किस्से कहानियां हैं, इनसे संबंधित बातें हैं जो लोगों ने सुन रखी थी। हमारे देश के चारों कोनों पर 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, सेतुबंधु रामेश्वरम। तो लोग तीर्थ यात्रा के क्रम में वहाँ गए तो जानते थे कि हाँ सबकी समस्याएं एक। प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ के कुछ सिपाही युद्ध लड़े थे तो दुनिया भी देखे थे, और आए हैं गांव में रिटायर होकर तो वो भी बोले देखे, वो बोले नहीं नेहरू जी ठीक बात बोल रहे हैं, तो हमने भी देखा। और 1930 में जो आर्थिक मंदी आई उसका नज़ारा भी लोगों ने देखा। तो इन सारी घटनाओं के कारण जो नेहरू जी बोलते थे लोगों को समझ में आता सही बोल रहे हैं। और सच तो सच होता है, आज नहीं तो कल समझ में आएगा। झूठ तत्काल प्रभाव डाल सकता है लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होता है। सच को अपनी जगह बनाने में, पैठ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये है कारण कि भारत माता की जय हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि भारत माता की जय बोलने का आशय है यहाँ की जनता जनार्दन की जय, यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय, यहाँ के जर्रे जर्रे की जय, यहाँ के नदी पहाड़ जंगल धरती सब की जय, अर्थात भारत माता की जय का आशय ये हुआ। भारत माता कौन है? यहाँ की हर चीज, यहाँ की नदी पहाड़ जंगल करोड़ों करोड़ लोग। और जब ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आता तब उनकी आंखों में चमक आ जाती है। और भारत इतना विशाल देश होने के कारण भी, इतनी रूपों में, इतनी विविधताओं से भरा होने के बाद भी ये क्यों है? क्योंकि सबकी समस्याएं एक है। सच भी है, रोटी सबकी गोल होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है। आप भले किसी को कह दीजिए कि नहीं भाई तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, लेकिन जहाँ रोटी की बात आएगी तो सबको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और रोटी को आप गूगल से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। गोल ही होती है और सबका रोटी एक होती है, धर्म रोटी का कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए आप कभी गौर कीजिएगा तो पाएंगे कि जहाँ कोई काम होता है, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो चाहे डिस्ट्रक्शन का हो, वहाँ लोग जाति धर्म क्षेत्र का बंधन भुला के साथ साथ काम करते हैं। कहीं किसी फैक्ट्री में जाइए तो वहाँ हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे, हर धर्म और हर जाति के लोग मिलेंगे। और जब कोई क्राइम होता है, दुष्ट लोग होते हैं, अपराध करते हैं, तो वहाँ भी हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, जाति धर्म का भेदभाव टूट जाता है। वहाँ पूरा सांप्रदायिक सौहार्द रहता है। सांप्रदायिक सौहार्द सिर्फ राजनीति में नहीं रहता है। बातें बहुत हैं। हाँ, एक सवाल और रह जा रहा है कि आपको लगेगा कि सारी बात रामायण खत्म हो गई। तो एक व्यक्ति ने कहा पंडित जी सब कुछ समझ में आ गया, सिर्फ ये नहीं समझ में आया कि सीता किसका बाप था। तो मैंने ये तो बताया नहीं कि पंडित नेहरू कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि परिचय के मोहताज नहीं है। तो बस आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे होंगे, तो पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो 1929 में हुआ उसके अध्यक्ष थे, उसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसके पहले हम ब्रिटिशर्स के अधीन शासन करना चाह रहे थे। तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है उनकी। इलाहाबाद में जन्म हुआ, आनंद भवन उनका घर है, 1889 में जन्म हुआ। ये सारी बातें हैं। उनके पिता बैरिस्टर थे, वो खुद भी बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज में हैरो में पढ़े हुए थे। तो ये सारी बातें हैं। और इस पार्ट से जो भी प्रश्न आएंगे मैंने इसमें कवर कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।